लोग चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ, स्किल्ड लेबर्स आएँ और काम करें और जॉब्स निकालते हैं इतनी सारी, बट एट द एंड फिर ये बोलते हैं कि आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए। तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है मतलब लोगों के लिए। आपसे कोई नहीं कह रहा है अपनी लैंग्वेज छोड़ो, बस ये चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जिनको आप बुला रहे हो यहाँ पे, तो कम से कम उनको इक्वल चांस दो ग्रो करने का, एंड दे शुड बी नेचुरलाइज होने का। हाँ, नेचुरलाइज होने का। तो क्योंकि आपको एट दिन अगर आपने ही सिटीजन्स को आपको फेवर करना है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, पेरेंट्स की अपने बच्चों से। तो होता क्या है ना, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं, जब घर से बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो जो उनकी प्रेफरेंस है वो फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। जो पेरेंट्स हैं काफ़ी ओल्ड एज में अकेले होते हैं, देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट देम, क्योंकि बच्चे साथ में रह नहीं रहे हैं, शादियाँ कर नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा अगर फैमिली एनवायरनमेंट भी है, तो मुझे लगता है फैमिली एनवायरनमेंट सिर्फ लंच डिनर तक ही लिमिटेड है कि आप आए घर पे खाना पीना खाया। आफ्टर एवरीथिंग यू आर अ ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन है तो आपको ह्यूमन इमोशन समझना चाहिए एंड उन सब चीज़ों को भी वैल्यू करना चाहिए। तो ये थोड़ा सीखने की ज़रूरत है जर्मन्स को। देखो, रूल्स फॉलो करना अच्छा है, लेकिन आप इतना भी रूल्स में मत उलझ जाओ कि कोई प्रॉब्लम जिसको आप शायद एक हफ्ते में सॉल्व कर सकते हैं, वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते 1-1 महीने तक चल रही है वही प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज लेटर्स आ रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है और ये सब एक्सचेंजेस। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे थोड़ी सी है, डिफिकल्ट है। हाय गाइस, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ व्लॉग। वैसे तो देखा जाए हर कंट्री की अपनी एक खासियत होती है, अपनी प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, लेकिन हर कंट्री परफेक्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमेशा हर चीज़ में, चाहे वो कंट्री हो या वो उसमें रहते हुए लोग हों, तो हर चीज़ में एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही रहता है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये सोचेंगे या ये बताएंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत अच्छी हैं, और वो अगर जर्मन्स या जर्मनी एज अ कंट्री फॉलो करे तो और अच्छा हो जाएगा फॉर पीपल हु आर लिविंग फ्रॉम अब्रॉड, या शायद उन लोगों के लिए भी जो यहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो है हॉस्पिटैलिटी। तो इंडियन हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड वाइड, आपको इंडियन हॉस्पिटैलिटी का एग्जाम्पल हमेशा हर कोई देगा, हर कोई नेशन वाला। क्योंकि हमारी कंट्री में अतिथि देवो भव पे काफ़ी बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट को एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है। तो आपने कितनी बार देखा होगा जैसे हमारी कंट्री में, तो अगर हम किसी गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं तो कितने अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं, घर पे बुलाते हैं, कितनी सारी चीज़ें ऑफर करते हैं, कितने सारे स्नैक्स हो गया, लंच हो गया। हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, थोड़ी देर और रहिए। तो एक वो जो माहौल होता है जो हॉस्पिटैलिटी का है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री में इंटेंस है, और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि नेचर में एम्बेड है, कि हमें वो फेक नहीं करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत ही नेचुरली आता है वो। लेकिन अगर आप यही चीज़ यहाँ देखें, तो यहाँ पे अगर आप किसी जर्मन नेबर के यहाँ चली जाइए, अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी चली जाइए, तो आपको घर में इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतनी हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको पानी भी पीना है तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल जैसा फील होगा। इतना ज्यादा वो लोग मतलब इनफैक्ट आप जिनसे पूछ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों पूछ लिया। इतनी सारी चीजें भी ऑफर नहीं करते वो लोग। जैसे एक बार ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। एक बार याद है जब हम लोग लास्ट टाइम एक अपने जर्मन फ्रेंड्स के यहाँ गए थे, तो हमने जब उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट किया था, तो हमने उनको कितना कुछ ऑफर किया था कि वो इतना खुश हो गए थे। उनको लगा वाओ, इतना सारा इंडियन चाय और इंडियन लस्सी, एंड दे वर सो हैप्पी। और जब उन्होंने हमें इन्वाइट किया, जब हम उनके घर गए, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी अपने हिसाब से, लेकिन उनके पास भी खाने के लिए क्या था, वही बन, वही सैलेड। तो मतलब वो इतना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे जितना ऐसे इंडियन पीपल डालते हैं। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी को और अच्छा हो सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। उससे रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। यस, एंड दे कैन मेक अ गुड बॉन्ड। वो हमें लगता है कि काफ़ी मिसिंग है यहाँ पे। अगर आप कहीं चली भी जाइए, इंजॉय भी कर लीजिए, तो उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती जितनी अपनी कंट्री में आती है जब आप किसी फ्रेंड के या फैमिली के यहाँ डिनर पे जाते हैं या किसी चीज़ में जाते हैं। यहाँ तक कि घर की बात नहीं है, अगर आप होटल्स भी जाएंगे या कहीं पब्लिक प्लेसेस भी जाएंगे, तब भी इंडिया में इतनी अच्छी तरीके से आपको ग्रीट किया जाता है। राइट, एज यू सेड, अगर आप रेस्टोरेंट भी चले जाएंगे या किसी होटल में भी चले जाएंगे, तो वो आपको ऐसे ग्रीट करते हैं कि आप गेस्ट एंड कस्टमर ही सब कुछ है। बट यहाँ पे भी अगर आप कहीं चले जाइए, होटल्स में चले जाइए, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी दैट बस आपने आए, आपने चेक इन किया। बहुत फॉर्मल हर चीज़ है यहाँ पे। हाँ। तो हॉस्पिटैलिटी के साथ एक और चीज़ जो बहुत ही काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड होती है, वो है फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स। तो आप यहाँ देखिए कि अगर आप बाहर से आते हैं, तो आपको जो फ्रेंड्स बनाना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि लोग ओपन नहीं हैं हमारी कंट्री की तरह। आप जाते जाते किसी से बात कर लीजिए, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट इवन अगर आपको लैंग्वेज भी पता है, तो बहुत
मतलब इतना आसान नहीं है यहाँ पे फ्रेंडशिप्स और बॉन्ड्स क्रिएट करना। यहाँ की जो रिलेशनशिप्स है अगर आप देखें, यहाँ के पेरेंट्स और चिल्ड्रन की जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा मतलब जो उनके बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको अलग कमरे में सुलाने लगते हैं, उनको मतलब एकदम ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह वो ग्रो अप कराते हैं। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं उनको। प्रोफेशन नहीं, मतलब उनको एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन की तरह ग्रो करते हैं। वो जब बड़े हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर में कंट्रीब्यूशन करें, वो जाके काम करें, चाहे पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ भी करें, और घर की जो EMI चले, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करें। तो उससे क्या होता है, जब एक काइंड ऑफ बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप जो हमारी कंट्री में नहीं है, हम तो कभी फील ही नहीं कराया जाता है कि आपका जो है वो सबका है और सबका जो है वो आपका है। तो आप जब घर पे रहते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं होता कि आपके पेरेंट्स आप पे स्पेंड कर रहे हैं या आपको भी कुछ घर पे कंट्रीब्यूट करना है। वो अपने आप आता है जब यू डू योर एजुकेशन, आप बड़े हो जाते हो तो आपको अपने आप लगता है कि कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन। बट यहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, पेरेंट्स की अपने बच्चों से। तो होता क्या है ना, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं, जब घर से बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो जो उनकी प्रेफरेंस है वो फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे अगर उनको बोला जाए कि उनको पार्टी में जाना है या अगर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ शायद एक्सपेक्टेशंस कम है एज रिस्पेक्ट टू घर पे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा वो एल्डरली वैल्यूज वगैरह जो हम अपने इंडिया से सीखते हैं, अपनी कंट्री में सीखते हैं, वो यहाँ पे आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। यस, यहाँ पे देखा है जो पेरेंट्स हैं काफ़ी ओल्ड एज में अकेले होते हैं, एंड देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट देम, क्योंकि बच्चे साथ में रह नहीं रहे हैं, शादियाँ कर नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा अगर फैमिली एनवायरनमेंट भी है तो मुझे लगता है फैमिली एनवायरनमेंट सिर्फ लंच डिनर तक ही लिमिटेड है कि आप आए घर पे खाना पीना खाया। तो इतना केयर गिविंग और गिव और टेक जो रिलेशनशिप हमारी कंट्री में है, अगर गिव एंड टेक भी ना कहें, गिव रिलेशनशिप जो हमारी कंट्री में, वो भी यहाँ मतलब इट्स नॉट लाइक एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि इसमें ये लोग अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ का बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि आपकी फैमिलीज़ में भी अगर आप सैटरडे संडेज़ को अपने पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, तब भी ये अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मिलते हैं, या कोई स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल्स हो रहा है तब ये ओकेजनली एक दूसरे से मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फॉर्मल रिलेशनशिप है। तो मतलब वो मिसिंग है। अगर वो सीखें थोड़ा और ज़्यादा, मतलब सिर्फ गिव एंड टेक पे ना बिलीव करें, गिव एंड गिफ्ट पे भी बिलीव करें थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी हो सकती है ये कंट्री। एंड इसीलिए ये लोग मुझे लगता है ज़्यादा इन कंट्रीज़ की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आते हैं, क्योंकि वो ये जो ब्रदरहुड है, जो सिस्टरहुड है, और जो फैमिली रिलेशनशिप्स उसको काफ़ी इंजॉय करते हैं कि हम कैसे इतने बड़े बड़े फैमिलीज़ में रहते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, और विदाउट थिंकिंग कि कौन क्या कर रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दे मिस, एंड दैट्स वाई ये लोग वहाँ पे आते हैं। तो अगर ये अपने आप में इस चीज़ को सीखे तो मुझे लगता है कि इट विल बी गुड फॉर देम। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो है यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखा जाए तो जर्मन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस और एक रेगुलेटेड ओरिएंटेड कंट्री है, जहाँ पे हर एक चीज़ को करने के लिए ये लोग 10 बार सोचते हैं, और भले ही वो काम छोटा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो बाय द रूल ऑफ द बुक। तो इससे पता है क्या होता है, इतनी ज़्यादा जो रूल्स रेगुलेशन है वो अच्छे हैं, इट्स गुड, लेकिन उससे क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ जैसे कोई अगर नीड में है, मतलब ये लोग सेंटिमेंटल वैल्यूज़ पे काम नहीं करते हैं कि अगर आपको लगे कि नहीं अगर बस जा रही है तो जा रही, अगर मान लो कोई खड़ा है और उसको ज़रूरत है, उसको इमरजेंसी है, तो उनको वो मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि वो गेट भी नहीं खोलेंगे, उनका टाइम पे उनको चलना है, और अगर उनका टाइम सेट है तो वो उस पर फोकस करते हैं। बट हमारी कंट्री में क्या होता है कि अगर मान लो चलो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो इनको इंप्रूव करना चाहिए, बट काफ़ी सेंटिमेंटल है, इमोशनल वैल्यू है, लोगों को समझते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प करते हैं। तो वो थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे। इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना, इतना ज़्यादा रेगुलेशंस और रूल्स और प्रोसेस को फॉलो करना भी अच्छा नहीं है कि आप एक नेचुरल एक ह्यूमन इमोशन को मतलब आप एकदम इग्नोर कर दें, क्योंकि आई थिंक आफ्टर एवरीथिंग यू आर अ ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन है तो आपको ह्यूमन इमोशन समझना चाहिए एंड उन सब चीज़ों को भी वैल्यू करना चाहिए। तो ये थोड़ा सीखने की ज़रूरत है जर्मन्स को। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप देखें तो वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ आपकी बहुत सारी जगहों पर आ जाती हैं। तो जैसे कि आपकी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, पब्लिक ऑफिसेस हो गए, जहाँ पे आपको अगर छोटा से छोटा काम भी करवाना है तो ये लोग एक पूरे प्रोसेस के साथ में जाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे कि अगर आपका कोई रेसिडेंट परमिट है जो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप इनको कॉल करेंगे, आप इनको अपनी अर्जेंसी समझाएंगे, लेकिन ये बोलेंगे नहीं आप पूरा प्रोसेस समझा देंगे, आपको वेबसाइट पर जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, और वो चाहे 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, उसके बाद ही आपको कॉल बैक करेंगे। अगर यही चीज़ अगर इंडिया में होती तो मैं हाँ मानता हूँ कि प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन इमोशन की वैल्यू
वो लोग डेफिनेटली प्रेफर करते हैं। ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा इफेक्टिव है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी चीज़ों को, क्योंकि वो एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। देखो रूल्स फॉलो करना अच्छा है, लेकिन आप इतना भी रूल्स में मत उलझ जाओ कि कोई प्रॉब्लम जिसको आप शायद एक हफ्ते में सॉल्व कर सकते हैं, वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते 1-1 महीने तक चल रही है वही प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज लेटर्स आ रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है और ये सब एक्सचेंजेस। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे थोड़ी सी है, डिफिकल्ट है, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज़ कर रहा है इंसान। तो बहुत चीज़ों में, और होता क्या, जब आप प्रोफेशनली इतना फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो आप जो अपने नॉर्मल लाइफ में है, जो पर्सनल लाइफ में, तो वो चीज़ वहाँ भी कम होने लगती है। आई थिंक उसका ही असर है, जिससे कि इमोशनली भी इतने ज़्यादा एडमेंट होते हैं। हाँ, आई मीन जो चीज़ आपकी सॉल्व हो सकती है 10 मिनट की कॉल के ऊपर, उसको आप ड्रैग करोगे 1 महीना 2 महीना, और आप लेटर्स, जैसे तुम्हारे पास अभी तुम्हारा जो केस चल रहा है वो ARD बिल वाला, हाँ, उसमें क्या हो रहा है? उसमें यही हो रहा है, मेरे को जो है उनसे अपना बिल सेटल करवाना है, जो कि अननेसेसरी बिल मेरे पास आया है, और मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ तो मेरे को बार बार यही बोलते हैं कि नहीं, वी आर वर्किंग ऑन योर केस, और आपको जो है लेटर के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। बस वो लेटर खेल चल रहा है। तब से जो प्रॉब्लम आप फ़ोन पे सॉल्व कर सकते हो सुनकर, वो आप जब तक आप सब जगह से उसको एविडेंसली प्रूफ नहीं करोगे, तब तक यू विल नॉट सॉल्व इट। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें ये काफ़ी एग्जैजरेट कर देते हैं, जहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। कुछ जगहों पे तो ज़रूरत होती है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि फेयर सबके साथ फेयर हो, बट या स्टिल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ का डिजिटलाइजेशन जो हमारी एक नेसेसिटी हो जाता है, हमारे पार्ट ऑफ डेली लाइफ्स का, तो उसमें ये लोग इतने ज़्यादा अभी एडवांस नहीं है कि ये लोग UPI यूज़ कर सकें, और डिजिटल इतना ज़्यादा सैवी हो, इतना टेक्निकली सैवी हो कि ये बिलीव कर सकें। जैसे हमारे यहाँ अगर आपको नॉर्मल कहीं भी जाना है, अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट पे भी कुछ खा रहे हैं तो आप UPI से फ़ोन पे कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट में अगर आप कुछ फ्रूट्स लेने जा रहे हो, कुछ नहीं तो आपके पास कैश होना चाहिए, कैश नहीं हो तो कार्ड होना चाहिए। जनरली कैश पे वर्क करते हैं, नहीं तो कार्ड पे। तो मतलब इतना ईजी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है पॉसिबल। यहाँ का जो इंटरनेट है वो काफ़ी महंगा है। हमारी कंट्री में देखो, हम लोग शायद कितने कम जो हमारा रिचार्ज करा के कितना सारा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जियो प्लान्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। हाँ, यहाँ पे 10 से 15 GB मिलता है, कुछ 14 से 20 यूरो में, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अभी एज अ कंट्री जो इतना ज़्यादा एडवांस है, इतनी स्ट्रॉन्ग इकनॉमी है, वहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं आई हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो इन लोगों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए उस पर्सपेक्टिव में भी, और ये सब चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को भी थोड़ा अफोर्डेबल बनाना चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री में, जबकि हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है और फिर भी इंटरनेट इज़ सो अफोर्डेबल देयर। हाँ, तो एक चीज़ जो जर्मन्स को इंडियन से सीखनी चाहिए वो ये है कि कम से कम कैश रखें, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कैश जितना कम रखो उतना ज़्यादा सेफ रहता है। आई मीन रेगुलर नीड्स के लिए आप उतना रखिए, लेकिन ये लोग जो है इनके वॉलेट में हमेशा प्रेफर करते हैं कैश, क्योंकि बेकरीज में अगर आप देखेंगे तो ये कैश में देना प्रेफर करेंगे। और बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे ये लोग, जैसे सुपर मार्केट्स हो गए, इनके पास कार्ड भी रहता है, लेकिन ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होंगे, स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है। उस मामले में इन लोगों को थोड़ा सा इंडिया से सीखना चाहिए और थोड़ा सा डिजिटली एडवांस होना चाहिए। लाइक बहुत सारे पेपर्स आते हैं, अभी चेंज हो रहा है प्रोसेस, जिससे कि थ्रू ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये लोग कुछ डिजिटली कर भी रहे हैं, मान लो आपको ईमेल में कोई रिप्लाई कर भी रहे हैं, तो इनको पेपर में भी तो करना ज़रूरी है। तो मतलब एक साइड दे आर सेइंग कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं और ना हमको कार्बन न्यूट्रल होना है, हमें सस्टेनेबिलिटी फॉलो करनी है, और दूसरी तरफ आप इतने ज़्यादा पेपर वर्क कर रहे हो। सो इट्स उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी और कंजम्पशन, पूरा एनर्जी कंजम्पशन है, चीज़ें यूज़ होती है। तो मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पेपर। तो डिजिटल होने की काफ़ी ज़रूरत है। जितना ये लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसको आई थिंक यहाँ पे भी इनको फॉलो करना है, एंड इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग द क्लाइमेट। इसके अलावा हमें लगता है जो सबसे बड़ा बैरियर है और जो इनको थोड़ा तो फ्रेंडली होना चाहिए उस एस्पेक्ट में, वो है लैंग्वेज। ये लोग इतना ज़्यादा, मतलब ये लोग चाहते हैं कि बाहर से लोग आएँ, स्किल्ड लेबर्स आएँ और काम करें और जॉब्स निकालते हैं इतनी सारी, बट एट द एंड फिर ये बोलते हैं कि आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए। तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है मतलब लोगों के लिए, जबकि इनको थोड़ा तो लैंग्वेज फ्रेंडली और फॉरेनर्स फ्रेंडली होना चाहिए, जहाँ पे ये लोग ना इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इनको आती है, ऐसा नहीं है इनको नहीं आती है या इनके यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, ये सीखते नहीं है, बट ये इतने एडमेंट है अपने लैंग्वेज को लेके, इतने ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं, हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे। आपसे कोई नहीं कह रहा है अपनी लैंग्वेज छोड़ो, बस ये चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जिनको आप बुला रहे हो यहाँ पे, तो कम से कम उनको इक्वल चांस दो ग्रो करने का, एंड दे शुड बी नेचुरलाइज होने का। हाँ, नेचुरलाइज होने का। तो सिर्फ लैंग्वेज अगर कोई इंसान नहीं बोल पा रहा है तो उससे आप उसकी ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते, आप उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री की, वो बहुत ही ज़्यादा
उस तरफ से कॉन्जर्वेटिव हैं। लाइक इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस है, उसके बाद भी हम लोग जो है वो एक कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर साथ में मिल करके काम करते हैं। और जर्मनी उस मामले में जो है अपनी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता है। Yes. And, अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आप उस लैंग्वेज के चक्कर से आप सारी चीज़ें रोक दो। आप जो पर्सन यहाँ पे काम करने आ रहा है आप उसकी ग्रोथ रोक दो, आप उसको मतलब बढ़ने मत दो Just on the basis of language, which is- मुझे लगता है वो काफ़ी, क्योंकि आपको एट दिन अगर आपने ही सिटीजन्स को आपको फेवर करना है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री हो और आप सबको साथ लेके चलते हो। सो आई थिंक दे नीड टू थिंक मच, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत सारी मेहनत करनी है, ऑलरेडी आपको बहुत सारी स्किल्स लेनी है और लैंग्वेज एक एड ऑन हो जाता है। तो जो लोग एज अ हॉबी सीख रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग को इट्स अ स्किल सेट रिक्वायरमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ पे बात करते हैं वहाँ अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक दे शुड बी फ्लेक्सिबल। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस या डायरेक्शन। और पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी भी इस चीज़ में फ्लेक्सिबल होने वाले हैं जिस तरह ये कंजर्वेटिव हैं इस चीज़ को लेके। वो डीस है। हाँ, मैं तो आपसे कहूँगा 10 कि साल अब में तो हमें लगता है- इन्हें हिंदी सिखानी पड़ेगी अगर हमें यहाँ रहना है तो। तुम्हें लगता है आपसे 10 साल में ये लोग इंग्लिश बोलने वालों को जीने देंगे यहाँ पे? नहीं तो नमस्ते। सबसे कहेंगे नहीं जो मैं नमस्ते। तो या दैट्स ट्रू। आई थिंक वीडियो की शुरुआत में हर्षिता ने जैसा बोला था कि हर कंट्री को दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर टू जर्मनी फॉर श्योर, जो हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया को बहुत कुछ सीखना है। परफेक्ट नहीं होती है, राइट? तो इंडिया भी परफेक्ट नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जर्मनी सीख सकता है, बट जर्मनी से भी इंडिया काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस पर भी एक ब्लॉग बनाना चाहिए जहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करें जो इंडिया सीख सकता है जर्मनी से। तो आई थिंक वो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा, या आने वाला किसी व्लॉग में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड आई थिंक वी विल एंड दिस व्लॉग हियर, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड या प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू एंड Bye-bye. बाय।